आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। चलिए आज हम एसएसटी फिर से लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल क्लास होने वाली। एसएसटी की यह महामैराथन क्लास होगी। प्रश्न वही होंगे जो पेपर में छपने वाले होंगे प्रश्न, ठीक है। चलिए, सामाजिक विज्ञान का एक प्रकार से आप ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। हम बस इतना निवेदन आपसे करेंगे, आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, पूरा देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए। आपके पास पेपर जितना भी समय 2-4 दिन का बचा है, अंतिम समय का यह ब्रह्मास्त्र है, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। हम आपको पेपर तक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जो भी आएगा सीटेट की तरफ से वह भी बताएंगे और इंपॉर्टेंट जानकारी भी देते रहेंगे, कैसे पेपर देना, कैसे वो मार्कशीट भरना, ये सभी हम आपको अपने पेपर क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा दें, ताकि आपके पास जो भी अंतिम समय बचा है उसमें आप अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस यही इतना, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। यहां पर हमने आपसे हर क्लास में अपने बताया कि गलत सही आपको ध्यान से देखना होगा। लास्ट तक प्रश्न को पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसके बाद आप खुद उत्तर निकालेंगे। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। बी ऑप्शन, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं। सी ऑप्शन, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट दी जा होती है। और डी ऑप्शन, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए कौन सा गलत है, उत्तर बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं क्या कौन सा सही होगा। तो पहले डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या होगा, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। आपको भी पता होगा, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता हमें दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। तो इस प्रकार से यह सही है, तो जो सही होगा वो हमारा कट जाएगा, ठीक है। यह सही है इसलिए काट दिए हमने। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन था, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। आप जानते होंगे, अगर आप भारत में ही देख लीजिए, भारत में लोकतंत्र शासन चलता है, हमें वोट देकर अपने नेता चुनने का अधिकार भी मिला है। इस प्रकार से हम चुन सकते हैं कि कौन हमारे देश का सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, इस प्रकार से हम चुन सकते हैं। यहाँ तक कि अपने ग्राम सभा में, आप पंचायत में ही देख लीजिए, प्रधान को भी आप वोट देकर चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सी ऑप्शन भी सही था, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी कट गया। बी ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो बिल्कुल उठा सकते हैं प्रश्न। आप देख लीजिए, संसद में कोई भी बिल विधेयक पास होता है तो जो जनता होती है उस पर विरोध भी करती है। तो इस प्रकार से यह भी सही था, इस प्रकार से इसको हमने काट दिया। और देखिए ए ऑप्शन हमारा क्यों गलत था, क्योंकि लोकतंत्र में शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। जी नहीं, यही गलत होगा, संपूर्ण ताकत नहीं होती हमारा। इस प्रकार से यह ए ऑप्शन जो गलत था वही सही हो जाएगा, बाकी ये सभी सही थे, इसलिए हमने काट दिया, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव शब्द चुनना था। चले अगला प्रश्न देखते हैं। हम थोड़ा क्लास को स्पीड में करेंगे ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करा सके और अधिक प्रश्नों को आप देख भी सकें, किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, प्रश्न हमारा है अगला। अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किसी एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। कौन सा बना? बच्चों के साथ व्यवहार। बी ऑप्शन, असमान वेतन। सी ऑप्शन, घरेलू हिंसा। डी ऑप्शन, यौन प्रताड़ना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, तो 2006 में जो कानून बना था वह था घरेलू हिंसा, ये हमारा कानून बना था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा, ये कानून बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर भी देख लीजिए गलत पूछा गया, तो मतलब इसमें से जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा। जो गलत है वही हमें टिक करना है। चलिए देखते हैं ए ऑप्शन क्या है। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। बी ऑप्शन, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। सी ऑप्शन, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। और डी ऑप्शन, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी बदलती रहती है। चलिए
कमेंट करिए और उत्तर बताइए। जो गलत है वही हम आपको उत्तर बताएंगे, क्योंकि हमें कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, ठीक है। चलिए, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। जी नहीं, नियमित सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता, इस प्रकार से यह गलत है, इसलिए हमारा यह सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत शब्दों को चुनना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है? चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, बड़े व्यापारिक घरानों पर, बी ऑप्शन होगा कंपनी क्षेत्र पर, सी ऑप्शन चैनल की लोकप्रियता पर, और डी ऑप्शन दर्शकों की मांग पर। चलिए देखिए, कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। आपको भी पता होना चाहिए यह इस प्रश्न का सिंपल सा उत्तर है, आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप उत्तर दे देंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा उत्तर। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चैनल की लोकप्रियता पर जो विज्ञापनों का मूल्य होता है वही निर्धारण होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए कमेंट करके जरूर बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। अगर किसी भी टॉपिक पर अब अंतिम समय में आपको क्लास चाहिए तो अभी आप कमेंट के साथ बता सकते हैं हमें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो है सीटेट 2015 सितंबर में जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न है, आप देख लीजिए आराम से। चलिए प्रश्न होगा, पढ़ लिया हमने। ऑप्शन देखते हैं, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्य को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। बी ऑप्शन, राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाते हैं। और सी ऑप्शन होगा, भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। और डी ऑप्शन, राज्य के सिद्धांत विशेष को न क्या लिखा है, माफी चाहते हैं। चलिए देखते हैं, राज्य के सिद्धांत विशेष को न थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। तो चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार अगर आपसे पूछा जा रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा पहला ही सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्य को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। जी नहीं, किसी भी विशेष धर्म को आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते इस प्रकार से, इसलिए हमारा यह प्रश्न अभ्यास जो ऑप्शन था वो गलत था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगर एसएसटी आप पढ़ रहे हैं, मतलब एसएसटी आपका सब्जेक्ट होगा, तो एसएसटी में 60 नंबर का प्रश्न आता है, मतलब 60 प्रश्न और 60 नंबर का होता है। आपको मिडिल का पेपर पास करने के लिए एसएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएसटी में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो आप 100% फेल हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने भी यूपी टेट, सी टेट इन सभी परीक्षाओं को दिया और मैंने भी देखा हाँ किस प्रकार की प्रश्नों को आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी अधिक से अधिक करनी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 60 नंबर के एसएसटी पूछा जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एसएसटी। तो आप अच्छे से पढ़िए, सभी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि अब अंतिम समय में हम आपको जो भी करा रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से तैयारी करा रहे हैं, कम समय में अधिक प्रश्न कराएंगे। आप जुड़िए हमारे साथ, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या हमारा, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? आपसे कहा जा रहा है भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। ए ऑप्शन अध्यात्मात्मक सरकार, बी ऑप्शन लोकतांत्रिक सरकार, सी ऑप्शन साम्यवादी सरकार, और डी ऑप्शन पूंजीवादी सरकार। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, भारतीय सरकार के बारे में बात की गई, तो आपको भी पता होगा कि हमारी सरकार जो है, हमारे देश की सरकार लोकतांत्रिक सरकार कही जाती है, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा, जाति सामान्य को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप देखे होंगे, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चले ए ऑप्शन हरिदास, बी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन घासीदास, और डी ऑप्शन गुरु नारायण। चलिए नारायण गुरु, उत्तर बताइए। तो आपको पता होगा सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले, उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखिए,
1857 की क्रांति से एक प्रश्न लिया गया जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके पेपर में 15 जो सितंबर 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसी को फांसी पर लटका दिया गया, किसको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सुखदेव, बी ऑप्शन मंगल पांडे, सी ऑप्शन भगत सिंह और डी ऑप्शन राजगुरु। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए क्या होगा उत्तर बताइए आप लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला किए थे तो वह थे मंगल पांडे, को फांसी दी गई थी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल पांडे। इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी था वह मंगल पांडे था और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो आपसे बस निवेदन यही करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पर फ्री में कराई जाएगी, वो एक भी पैसा नहीं लिया जाता। प्रैक्टिस सेट रोजाना हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आने वाले कुछ समय में हम आपको करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लासेज भी प्रोवाइड कराएंगे। रोजाना करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक बनेंगे, दिन में 4-5 क्लासेज करंट अफेयर्स की चलाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। आने वाले कुछ समय में 15 से 20 दिन बाद हम आपकी क्लासेज करंट अफेयर्स की भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर सही है मतलब राइट आंसर पूछा गया, रॉन्ग आंसर नहीं पूछा गया। चलिए देखिए ए ऑप्शन होगा हमारा, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। बी ऑप्शन, इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। सी ऑप्शन, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासन की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और डी ऑप्शन, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा कथन सही है। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही था, तो यही हमारा डी ऑप्शन सही था, क्योंकि कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता जो है सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो यही कथन सही है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भूगोल का यह प्रश्न है जो कि आप सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न है हमारा, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। आपसे छल्ले की बात की गई। ए ऑप्शन देखिए शनि, नेपच्यून, मंगल। बी ऑप्शन होगा शनि, शुक्र और नेपच्यून। और सी ऑप्शन होगा शनि, शुक्र और मंगल। और डी ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पर डी लिखना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन होगा हमारा शनि, बृहस्पति और यूरेनस। चलिए शनि, बृहस्पति और यूरेनस। तो शनि, बृहस्पति, यूरेनस यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं ग्रहों के चारों ओर छल्ले मौजूद हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। आप अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए, क्योंकि अब अंतिम समय है। आपके पास जो भी 4 से 5 दिन का समय बचा है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज 4 तारीख हो गई, मतलब 2-3 दिन का समय बचा है। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अभी भी समय है आपके पास। आप हर क्लासेज को देखिए, क्योंकि अगर आप अभी से हर क्लासेज को नहीं देखेंगे तो आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारी तैयारी अच्छी हो गई, इस क्लास से हमारे सिर्फ आप 10 प्रश्न सही करके दिखा दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि हमने 10 प्रश्न सही कर दिया। आपके बताने से पहले हमने टिक किया था उत्तर, तो हम मान जाएंगे आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। आपसे कहा जा रहा है पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, आपको सही विकल्प चुनना है। ए ऑप्शन देखिए, पृथ्वी को 2/3 सतह जल से ढकी है। बी ऑप्शन, पृथ्वी के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। सी ऑप्शन होगा, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। और डी ऑप्शन है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलें, तो सही विकल्प को चुनना था, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम क्लास की स्पीड थोड़ा और तेज करेंगे, क्योंकि अब कम समय में और अधिक से अधिक प्रश्नों को कराना है हमें, ताकि आप पूरी क्लास को देख लें। आपके पास समय कम है हमें पता है, लेकिन हम जितने प्रश्न लाए हैं
उनको हम जल्दी से जल्दी कराएंगे, फिर भी हमारे कम से कम 25 मिनट का समय लग भी जाएगा। कम से कम 50 से 60 प्रश्न आपको इस क्लास में कराने वाले हैं, क्योंकि मैराथन इसका है तो आपको 50-60 प्रश्न पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्यों दिखाई पड़ता है? ए ऑप्शन देखिए, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। बी ऑप्शन, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। और सी ऑप्शन होगा, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। और डी ऑप्शन, फिर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, अगर आप प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत प्रश्नों टिक कर देंगे ऑप्शन को। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वह होगा हमारा डी ऑप्शन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर थोड़ा ABCD नहीं लिख पाए। चलिए प्रश्न है हमारा, यूराल पर्वत अलग करता है, किसे करता है? ए ऑप्शन होगा हमारा अफ्रीका और यूरोप को। बी ऑप्शन होगा हमारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। सी ऑप्शन होगा हमारा अफ्रीका और एशिया को। और डी ऑप्शन होगा एशिया और यूरोप को। तो चलिए बताइए यूराल पर्वत किसे अलग करता है? चलिए बताइए, यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर पूरी क्लास देख रहे हो, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम्स स्पेशल यह चैनल बनाया गया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हम आपको सभी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क में कराने वाले हैं। तो आप जिस भी परीक्षा से जुड़े हैं हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए एक बार। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंप की तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन अधिकेंद्र, बी ऑप्शन क्रिएटर, सी ऑप्शन केंद्र और डी ऑप्शन उद्गम केंद्र। चले बताइए। तो भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकेंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूरी क्लास को देख के तभी जाना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया और सीटेट के पेपर में सितंबर में पेपर हुआ था, 2015 के पेपर में यह प्रश्न भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। आपको पता होना चाहिए जहाज जिसमें उड़ाया जाता है उसे समताप मंडल में उड़ाया जाता है। समताप मंडल, वहाँ पर बारिश वारिश कुछ नहीं होती। ठीक है, इसलिए समताप मंडल में जहाज को उड़ाने की सबसे आदर्श सुविधाएं मिलती हैं। चले, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, आपको पता है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, माफी चाहते हैं, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए ऑप्शन पार्थिव विकिरण, बी ऑप्शन समुद्र से दूरी, सी ऑप्शन सूर्यतापन और डी ऑप्शन सूर्य विकिरण। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपसे कहा जा रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात की गई है तो वह हो जाएगा सौर विकिरण। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर विकिरण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर विकिरण। ठीक है, सौर विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपसे कहा जा रहा है अमेजन बेसिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन देखिए, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। बी ऑप्शन, अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। सी ऑप्शन, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश में आता है। डी ऑप्शन, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। चले, अमेजन बेसिन कथनों दिया गया, अमेजन बेसिन के संबंध में कथन दिया गया, कौन सा सही है वही उत्तर आपको देना होगा। तो चलिए सी ऑप्शन इसका सही है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश में आता है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अंतिम समय में हम आपको व्याख्या नहीं कर सकते कैसे कैसे आता है, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है। आपके पास 2 से 3 दिन का समय जो भी बचा है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करिए। सीटेट अगर आपको पास होना है तो आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से करना पड़ेगा। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लगाइए, या यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तब भी अधिक से अधिक प्रश्नों को देखिए, क्योंकि जिस भी चैनल पर आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट नहीं कराई जा रही उसका मतलब कोई नहीं। आपका अंतिम समय में आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ेगा। कई यूट्यूब चैनल वाले, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन कई चैनल वाले हैं जो आपको 20 प्रश्न लाएंगे और 1.5 घंटे लेक्चर मारेंगे। अब अंतिम समय में उन सभी लेक्चरों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो लेक्चर काम नहीं आएंगे। आप जितना भी पढ़ लिए बहुत पढ़े हैं, आप अपने ऊपर विश्वास करिए और अच्छे से पास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न होगा, विश्व में भारत का कौन सा सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? ए ऑप्शन देखिए शिलांग सिलचर, बी ऑप्शन होगा उधमपुर श्रीनगर, और सी ऑप्शन होगा ईटानगर घासी घाट, और डी ऑप्शन होगा मनाली लेह। चलिए उत्तर बताइए। चलिए तो सब आपको भी बताऊंगा कि मनाली लेह हमारा सबसे ऊंची सड़क है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी नहीं है? आपसे कहा जा रहा है न्यूनीकरण क्रिया विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन होगा भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, बी ऑप्शन है हमारा भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, और सी ऑप्शन है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, और डी ऑप्शन है भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। यह प्रश्न शायद आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, हमें लग रहा है कि इससे पहले आप शायद नहीं पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का जो गलत आंसर था, मतलब यहाँ पर निगेटिव शब्दों को चुनना था, तो हमारा ए ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना है। अगर आपको भूस्खलन को रोकना है तो जो वनस्पति आवरण है उसे बढ़ाना पड़ेगा, कम नहीं करना है, बढ़ाना पड़ेगा। आपको वो भी पता होगा वृक्षों को लगाने से हमारा जो भूस्खलन है वो कम होता है, मृदा अपक्षय जो होता है कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? आपको पता होगा। चलिए ए ऑप्शन पेट्रोलियम, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन कोयला, और डी ऑप्शन सोना। तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है कि कोयला को कहा जाता है? एक प्रकार से हमारे हिसाब से पेट्रोलियम कहा जाता है, लेकिन सीटेड जो आंसर माना था या पेपर में आया वो प्रश्न उसने कोयला को माना था। ठीक है, तो इसलिए हम कोयला को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए सीटेड सितंबर 2015 में जो पेपर में प्रश्न आया था उसमें कोयला को उसने टिक किया था, इसलिए हमें कोयला को टिक करना होगा। लेकिन हमें हमारे हिसाब से तो पेट्रोलियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सीटेड आंसर माना था हमें वही उसी के साथ चलेंगे, इसलिए हमारा कोयला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? आपसे कहा जा रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। चलिए ए ऑप्शन नारौरा, बी ऑप्शन पोखरण, सी ऑप्शन कलपक्कम, और डी ऑप्शन तारापुर। कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा पोखरण। पोखरण में आपको पता होगा कि हमारे जो इसरो हैं ये सभी डीआरडीओ हो या डीआरडीओ परीक्षण करता है पोखरण में। ठीक है, तो चलिए यह नहीं है परमाणु ऊर्जा का केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, याद देख लीजिए, नारौरा उत्तर प्रदेश में है, पोखरण राजस्थान में है, कलपक्कम कहाँ पे है बताइए? तारापुर महाराष्ट्र में। कलपक्कम बताइएगा कहाँ पर है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं हम, आप लोग आज का होमवर्क यही समझ लीजिए, कलपक्कम कहाँ पर है यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित देशों में से किस में हस्तांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मिल्पा किस देश में कहा जाता है? ठीक है, चलिए ए ऑप्शन मैक्सिको, बी ऑप्शन ब्राजील, सी ऑप्शन भारत, और डी ऑप्शन मलेशिया। किस में कहा जाता है मिल्पा? मतलब झूम खेती, हस्तांतरित खेती मतलब झूम खेती को किस में कहा जाता है? मिल्पा। तो मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको, मी मैक्सिको याद कर लीजिए, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप क्लास को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने मित्रों तक क्लास को शेयर करिए और
अभी तक कई लोग हैं जो देख लेते हैं क्लास, थोड़ी देर देख के हट जाते हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग इतनी देर तक देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से तैयारी करा सकें, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन देखते हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड, बी ऑप्शन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और सी ऑप्शन होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और डी ऑप्शन होगा सुधा डेयरी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए तो निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगर इसकी बात की जाए तो वह हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह प्रश्न आया हुआ है सितंबर 2015 के पेपर में, आप इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि कई प्रश्नों को हमने शामिल किया जो पेपर में आपके आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोग गांव से होंगे वो उनको इस प्रश्न को जरूर उत्तर देना होगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्राम सभा के बारे में बात की गई। ये ऑप्शन है हमारा, सभी ग्राम पंचायत की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है, और बी ऑप्शन होगा, ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायत को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, और सी ऑप्शन है हमारा, यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है, और डी ऑप्शन होगा हमारा, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। सही कथनों की बात की गई तो आपसे तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन में क्या कहा है, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी है। चलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो गया। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन बस हाथ जोड़ के ये करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए आज हम यह क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? आपसे तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथों की बात की गई। ए ऑप्शन सिद्धि सागा, बी ऑप्शन निर्माण सागा, और सी ऑप्शन बुद्ध सागा, और डी ऑप्शन केसर सागा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वह हो जाएगा केसर सागा। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है केसर सागा, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा। चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी अंतिम समय में ढूंढ रहे होंगे वो भी कि कहीं हमें अच्छी क्लास मिल जाए। तो इससे अच्छी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, हमारा दावा है आपसे, ठीक है। चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए महामाराथन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।